election bugle has sounded and Chhattisgarh is all set to go to polls on 7th and 17th November. Since its formation, the state was governed by the BJP government for the maximum amount of time. But in 2018, Congress dethroned BJP government and came to power. And a lot of credit for this goes to Mr. Bhupesh Baghel. And we are being joined by the man of the hour himself, the CM of Chhattisgarh, Mr. Bhupesh Baghel. नमस्कार सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। छत्तीसगढ़ को सरल लोगों का प्रदेश कहा जाता है, तो मैं बहुत ही सरल सवाल से शुरू करती हूँ। कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं कि आपको लगता है कि आपकी सरकार ने पिछले 5 सालों में परफॉर्म किया है या डिलीवर किया है, जिसके बूते पे आपका ये विश्वास है कि इस बार भी आप ही की सरकार बनेगी? सबसे पहली बात है कि छत्तीसगढ़ के लोगों की अर्थव्यवस्था हमने सुधारा जी। चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, लघु अन्न संग्रहण करने वाले हों, चाहे वो पशुपालक हों। तो सबसे पहले आय में वृद्धि की लोगों की। दूसरी बात है कि शिक्षा की तरफ हम लोग विशेष ध्यान दिए, जिसमें स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल 750 से ऊपर हम लोगों ने खोले, जो निःशुल्क पढ़ाई होती है। तीसरा जो स्वास्थ्य है उस पर भी हम लोगों ने ज़बरदस्त काम किया, जिसमें लोग छोटी छोटी बीमारियों लोगों की मौतें हो जाती थी, अब वो बीते दिनों की बात हो गई। मलेरिया सूचकांक बहुत नीचे आ चुका है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोगों ने बड़ा काम किया है, नीचे से लेके ऊपर तक के। तो आमदनी, शिक्षा और स्वास्थ्य। हाँ, और चौथा है संस्कृति, जिसको आपने नहीं पूछा, 3 पूछा था। तो संस्कृति जो हमारी पहचान है, चाहे किसी भी क्षेत्र में चल दें तो उसकी अपनी पहचान, उसकी भाषा है, उसके रहन सहन, खान पान, जीवन शैली। तो छत्तीसगढ़ के जो जीवन शैली है उसको हम लोगों ने बहुत ऊपर लाया, जो हमारी संस्कृति है। सर, मैं आय से शुरू करती हूँ क्योंकि सबसे ज़रूरी, सबसे बेसिक में आ जाता है। उसमें सबसे बड़ी स्कीम आप लोगों की जो कामयाब रही थी, जो दरअसल आपको सत्ता में लाने के लिए भी बहुत बड़ा जिसका रोल रहा है, वो पैडी प्रोडक्शन बोनस यानी धान उत्पादन बोनस जो है। अब इसके पीछे सबसे बड़ी आलोचना जो आपकी सरकार को झेलनी पड़ी कि इस योजना का जो भार है वो स्टेट एक्सचेकर पे, बही खातों पे बहुत ज़्यादा पड़ा है। तो आपके पास इस आलोचना का क्या जवाब है? कैसे आपकी सरकार ने पिछले 5 साल में उस भार को झेला, और अगले 5 साल में अगर आप, क्योंकि अब फिर से एक घोषणाओं का दौर शुरू हो गया है, तो फिर से कैसे अगले 5 साल में आप उस एडेड बजट को मैनेज करेंगे? देखिए, जब ये बात हो रही थी किसानों के ऋण माफी का, 9,500 करोड़ रुपया माफ किया, उसके बाद 25 रुपये क्विंटल में धान खरीदी शुरू किया, तो ये जो भार है बहुत अधिक आ रहा था। मतलब ये है कि 10,000 करोड़ के आसपास धान की खरीदी होती थी, और वो खरीदी हो गया 20,000, आज 22,000 करोड़ रुपया का। तो लोग ये समझते थे कि बहुत ज़्यादा भार राज्य सरकार के बजट पे पड़ रहा है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसलिए नहीं हुआ कि ये जो पैसा है जब किसानों के खाते में गया तो वही पैसा मजदूरी दर में वृद्धि के रूप में दिखाई दिया। जो 100 रुपया रोजी था वो 150, पौने 200 रुपया हो गया। फिर यदि आप देखेंगे कि वही पैसा बाजार में आया, इसका कुछ अमाउंट अगर हमें मिल सके, क्योंकि 4 से 6 हज़ार करोड़ का खर्च बताया जा रहा था, तो क्या उतना ही रिसाइकल करके वापस ले आए? हाँ, तो वही मैं बता रहा हूँ। तो सबसे बड़ी बात यह है कि किसान है, सबसे पहले अपने खेत में पैसा लगाता है, तो अपने खेत को सुंदर बनाता है, ट्यूबवेल कराता है, फेंसिंग कराता है, लेबलिंग कराता है, तो उसका उत्पादन बढ़ा। दूसरी बात यह है कि वो पैसा बाजार में गया, चाहे लेबलिंग कराए, फेंसिंग कराए, ट्यूबवेल कराए, तो पैसा बाजार में आएगा ना। फिर वो घर को सजाता है, घर की आवश्यकताएं पूर्ति करता है, मोटरसाइकिल लेगा, 4 पहिया लेगा, घर में कूलर लगाएगा, एसी लगाएगा, घर में सोफा सेट लगाएगा, चक्र पूरा हो गया है। तो वो कपड़े अच्छे लेंगे, ब्रांडेड कपड़े लेंगे, ज्वेलरी लेंगे महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए। तो ये क्या है कि पूरे पैसा मार्केट में आ गया। तो जो मंदी जो शहरों में दिखाई देता था, चाहे लॉकडाउन के समय बात करें, देश और दुनिया में रहा, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसका असर नहीं पड़ा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो खासकर जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, जहाँ शटर बंद हो गया था, उत्पादन आधा कर दिया गया था, यहाँ खरीदी दुगुनी हो गई, दुगुने से भी ज़्यादा। दूसरी बात यह है कि जो रजिस्ट्रियाँ होती थी, तो आपने कहा ना कि आंकड़े से बताएं, तो आंकड़े ये है कि हमारा रेवेन्यू था 1200 करोड़ का, ठीक है, आज वो 5 साल में बढ़ के 2400 करोड़ हो गया। मतलब लोग खरीद रहे हैं, संपत्ति खरीद रहे हैं,
मतलब रियल इस्टेट में भी लगा रहे हैं। ठीक है। तो ये अच्छा, उसके बाद हमारे जीएसटी है। जीएसटी देखेंगे तो पूरे देश में यदि परसेंटेज वाइज करेंगे तो 3-4 जो राज्य है उसमें हमारा राज्य भी है। तो घूम के पैसा, जैसा कि मैंने कहा कि चक्र जो है वो हाँ, पूरा चक्र पूरा होता है। मैं अगले मुद्दे के बारे में जो बात करना चाह रही हूँ सर, होम मिनिस्टर अमित शाह ने रिसेंटली आपके खिलाफ एक आरोप पत्र जारी किया है, चार्जशीट। करप्शन के, भ्रष्टाचार के चार्जेस आपके सरकार पे हैं, चाहे वो हाल ही में आया महादेव लोन्स बेटिंग ऐप हो, चाहे कोल स्कैम हो, चाहे लिकर स्कैम हो, पब्लिक सर्विस कमीशन स्कैम। इनमें से कुछ में सेंट्रल एजेंसीज जांच कर रही हैं, कुछ में आपके करीबी जो सरकार के करीबी लोग हैं उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं, कुछ में आपके लोगों की बयान दर्ज किए गए हैं। अब इसको लेकर के आपका क्या जवाब है और क्या आपको लगता है कि ये आपकी और आपकी सरकार की छवि को धूमिल करेगा? क्योंकि पिछले 5 साल में एक जो ब्रांड बना है भूपेश बघेल ब्रांड, उसको टारगेट करने की कोशिश है। तो क्या आपको लगता है कि पहला, इन आरोपों पर आपका क्या कहना है, क्योंकि गिरफ्तारियां भी हुई है, और दूसरा क्या फर्क पड़ेगा इससे? बहुत लंबा सवाल एक साथ जोड़ के बता दिए, तो मैं एक एक करके बताता हूँ। ये जो सारी कार्रवाई है सेंट्रल गवर्नमेंट ने की है, उसके कारण से उसका चाल चरित्र चेहरा उजागर हो गया छत्तीसगढ़ की जनता के सामने और देश के सामने भी। महादेव ऐप संचालित हो रहा है कहाँ से? दुबई से या देश के बाहर से? शुरुआत यहाँ से हुई थी। यहाँ हुई, लेकिन अभी कहाँ से संचालित हो रहा है? लेकिन उसमें प्रश्न के प्रति प्रश्न मत करें, आपने पहले प्रश्न किया, मैं फिर उत्तर देते जा रहा हूँ। महादेव ऐप यहाँ से शुरू हुआ और आज विदेश में चल रहा है। दूसरी बात है, राज्य सरकार ने उसमें 450 गिरफ्तारियां की है। पूरे देश में किसी और राज्यों में गिरफ्तारियां नहीं हुई है, केवल छत्तीसगढ़ में गिरफ्तारियां हुई है। अब वो अचानक कूद पड़े कि उसको माइलेज लेना है, तो वो टारगेटेड कार्रवाई करना शुरू किए। उनकी कार्रवाई से हमें तकलीफ नहीं है, लेकिन आप सेलेक्टिव आप कार्रवाई करेंगे तो ये गलत है, नंबर 1। नंबर 2, महादेव बंद कौन करेगा? राज्य सरकार तो बंद नहीं कर सकती, क्योंकि विदेश से हो रहा है। हमने पत्र भी लिखा भारत सरकार, बंद क्यों नहीं कर रहे हैं? तो आपके संबंध क्या है भाई? आप क्यों बंद नहीं कर रहे हैं? जब यहां कार्रवाई कर रहे हैं तो उसको बंद ही कर देना चाहिए। बंद कर, भारत सरकार करेगी, आप कर नहीं रहे। दूसरी बात, लिकर स्कैम हुआ। लिकर पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बनाई, गवर्नमेंट चला रही। सीएजी 2 बार आके यहां जांच करके सर्टिफाइड की कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। आईटी ने कार्रवाई की। आईटी के बाद उन्हीं लोगों के खिलाफ ईडी ने कार्रवाई की। ठीक है ना? आरोप लगाया 2168 करोड़ का जी। तो जिन लोगों को पकड़े हैं वो सारे चल अचल संपत्ति 2018 पहले भी संपत्ति के तो जोड़े हैं, तो उसके पैतृक संपत्ति भी जोड़े तो 200 करोड़ नहीं होता, है ना? और लगाए कि आरोप 2168 का, तो 3 साल से आप जांच कर रहे हैं, तो आपका आरोप ही गलत। दूसरी बात यह है कि वो कहते हैं कि ये होलोग्राम नकली लगाए। होलोग्राम कहाँ लगाएंगे? फैक्ट्री में। और फैक्ट्री मालिक के यहाँ छापा डाले और उसमें कोई कार्रवाई नहीं की। तो आपका लेन देन क्या हुआ? लेन देन हुआ क्या जिसके कारण से आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? तो ये आपका आरोप पत्र है भाजपा के खिलाफ। हाँ, अमित शाह को यही कराना चाहता हूँ, अमित शाह जी को। बस एक तीसरी बात, कोल स्कीम। कोल स्कीम लगाया 500 करोड़ को हुआ, उसमें भी 3 साल से कार्रवाई कर रहे हैं और उसमें भी आईटी ने आईटी ने कार्रवाई की। आईटी ने कुछ नहीं पाया तो ईडी ने कार्रवाई की और जेल भेज दिया। अब ईडी में तो ये है कि उसमें कोई आईपीसी की धारा प्रभावशील नहीं है, तो आज भी सुप्रीम कोर्ट तक जा रहा है किसी को। केवल इसी नहीं, ईडी कोई भी कार्रवाई कर रही है, सुप्रीम कोर्ट में भी उसको रिलीफ नहीं मिल रहा है। तो ये तो देखने की बात है, चाहे संविधान सभा देखे चाहे भारत सरकार लोकसभा देखे। लेकिन यह है कि 302 में भी आरोप पत्र यदि जारी हो गया तो आदमी बेल ले लेता है। ये ऐसे कानून बना है जिसमें आपको बेल की कोई सुविधा नहीं है, तो ये बहुत खतरनाक है। उसमें भी सारे चल संपत्ति जोड़ने के बाद 100 करोड़ नहीं हो रहा है, आप 500 करोड़ का हल्ला कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ कोयला खदान जो है वो एसीसीएल चलाती है, भारत सरकार की चलाती है। सारे खदान अधिकांश 1-2 हैं जो प्राइवेट प्लेयर हैं, जिसमें राजस्थान गवर्नमेंट का, एक छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का है, एक आध 2 प्राइवेट जो खदान है
उसके अलावा मतलब 80-90% जो खदानें हैं वो भारत सरकार चलाती है। उसमें एक भी अधिकारी के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हुई? यदि चोरी हुई है तो उसके सुरक्षा अधिकारी हैं, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की है? जो ACCL के पदस्थ अधिकारी हैं, किसी जांच के लिए पूछ के लिए आपने बुलाया? नहीं बुलाया। इसका मतलब यह है आपका खुद का मेलाफाइड इंटरेस्ट है। आप सेंट्रल एजेंसी का दुरुपयोग करते हुए जो विपक्ष के लोग हैं उसे बदनाम करना चाहते हैं, अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाह रहे हैं, और इस बात को जनता जान चुकी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से बात हो और नक्सलवाद की बात ना करें तो यह अधूरा रहेगा। नक्सलवाद की मैं अगर सिर्फ एक ही किस्से पे बात कर लूँ, नीलावाया में जो 2018 में हुआ था, दूरदर्शन के एक वीडियो जर्नलिस्ट थे, वो भी मारे गए थे, सुरक्षाकर्मी मारे गए थे। उसके बाद से आज तक विशेष बदलाव नहीं दिखा है। लोग अब भी वहाँ वही डर का माहौल है। राज्य सरकार का भी एक रोल है और केंद्र सरकार का भी है, ये हम समझते हैं, लेकिन राज्य सरकार की जहां तक रोल की बारी है उसकी बात आती है, कितना आप लोग कर पाए हैं? क्या आपको लगता है कि उस फ्रंट पे डिलीवर करना प्रॉपरली रह गया, और वो जो बेल्ट है वहां के लोगों को आप कॉन्फिडेंस पे नहीं ले पाए अभी तक? मैं एक लाइन में जवाब दूं आपको? बिल्कुल सर। एक लाइन में जवाब ये है, अभी चुनाव सर पे है, बूथ कहाँ कहाँ होंगे तय हो गया है। ठीक है। जो बूथ के केंद्र सड़कों पे थे, गांव में नहीं था, वो सारे वापस हो गए हैं। अब उन गांवों में 15 साल बाद वो अपने गांव में मतदान करेंगे। ये लगभग 125 से 150 पोलिंग बूथ है। इससे बढ़िया जवाब नहीं हो सकता। मैं इसी सवाल को थोड़ा सा आगे ले जाती हूँ सर। और 600 गांव जो है अब नक्सल मुक्त हो चुके हैं। सर इसमें एक और चीज़ जो है, मैं फिर से दंतेवाड़ा के बारे में ही बात करती हूँ। वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, रोड से लेकर के आप फिर भी दंतेवाड़ा तक, आप तो समझ ही रहे हैं स्टेट को मुझसे बहुत ज़्यादा बेहतर, लेकिन दंतेवाड़ा तक फिर भी अच्छा एक रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है। लेकिन जैसे जैसे डीप हम लोग जाते हैं वहाँ पे और ज़्यादा गरीबी भी दिखाई देती है, नक्सलियों का डर भी दिखाई देता है। तो लोगों को उस डर से आज़ाद करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए, फिर से मेरा वही सवाल है कि क्या वहां पे और डिलीवर करना रह गया? आपके आगे आने वाले, अगर आप वापस सत्ता में चुन के आते हैं, तो कोई ऐसा रोड मैप आप लोगों ने तैयार कर रखा है, खास करके बस्तर रीजन के लिए, या चाहे सुकमा के आगे बात कर लें, इन सब जगहों के लिए? ये देखिए, ये यदि कोई पत्रकार वहाँ घूम के आया होता ना तो सवाल नहीं पूछता। सर मैं आप घूम के आई? कब घूम के? मेरा अभी पिछले हफ्ते, और मेरा वापस अगले परसों जाना है। छिंदगढ़ गई थी? छिंदगढ़ नहीं गए थे हम, दंतेवाड़ा के नहीं गए। बीजापुर गई थी, भोपालपट्टनम गई थी, दंतेवाड़ा के आस। दंतेवाड़ा भी आप कभी दंतेवाड़ा से कटे कल्याण गई हैं आप? सर मैं, क्योंकि मेरी दूसरी विजिट है छत्तीसगढ़ में, तो बहुत ज्यादा मैं अवेयर नहीं वही मैं कह रहा हूं। लेकिन जितना मैंने देखा है और जितना लोगों से बात की है उसके बेसिस पे सवाल। जो सारे एरिया मैंने बताए हैं जी, वो उस एरिया में तो जाने की सोच ही नहीं सकता था जी। आज आसानी से आप देर रात तक जा सकते हैं। बड़ा परिवर्तन आया है, अंदर में सड़कें भी बनी। अबूझ माड़ में इंदिरावती नदी में 2-2 पुल बन गए, वहाँ अब स्कूल भी खुल गए, वहाँ PDS साहब भी खुल गए, आंगनबाड़ी भी खुल गए, वहाँ हाट बाजार क्लिनिक योजना भी हमारी संचालित होने लगी है। लोगों का आवागमन शुरू हो गया, बड़ा बदलाव हुआ। वहाँ जमीन लोगों को हम लोग मसाती पट्टा भी दे रहे हैं। तो इस बार मतलब 2023 के चुनाव स्मूथ होने वाले हैं? बहुत ही स्मूथ होगा, मुझे विश्वास है। विश्वास है आपका? अच्छा, इन सब उथल पुथल के बीच में करप्शन चार्जेस हों, चाहे ये जो आपके ऊपर चार्जेस हैं कि आप रिजर्वेशन को ज़्यादा, भले से बीजेपी ने शुरू किया हो कि रिजर्वेशन के सहारे आप जीतना चाह रहे हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया नहीं, आपको लगता है इन सब आरोपों के बीच कितने कॉन्फिडेंट हैं आप कि सरकार किसकी बनने वाली, अगला मुख्यमंत्री कौन होने वाला है? देखिए, अभी तो हम लोग 90 में 71 सदस्य हैं जी, और अब हम लोग 75 होने वाले हैं। अब की बार 75 पार। और जहां तक मुख्यमंत्री की बात है वो हाईकमान तय करता है। ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। सो दिस वाज मिस्टर भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ CM, candidly talking about all the election issues and confidently claiming that his government, his party is going to secure at least 75 seats in 2023 Chhattisgarh Assembly elections. In Chhattisgarh, with camera person Swapnil Bhandekar, this is Santya for CNBC TV 18.